नमस्कार। आज हम ओशो के विचारों, उनके जीवन के जो विवाद रहे और उनकी जो एक मिली-जुली विरासत है, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें स्वतंत्रता, ध्यान, ज़ोरबा द बुद्धा, रजनीशपुरम, ये सब पहलू शामिल हैं। हाँ, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो पहली बात साफ दिखती है वो ये है कि ओशो की विरासत को जब हम देखते हैं तो उनके आध्यात्मिक योगदान और उनके जो बेहद विवादास्पद काम और व्यक्तित्व रहे हैं, उनके बीच एक संतुलन बनाना ये एक बड़ी चुनौती है। सही कहा। और ये जो सामग्री है, इसमें कोशिश तो है संतुलन की, पर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि या तो एक तरफ ज्यादा झुकाव है या दूसरी तरफ। बिल्कुल। मतलब या तो विवादों को पकड़ लिया, जैसे वो रजनीशपुरम वाला मामला, या पैसों का दिखावा, पंत वाले आरोप, और इनकी वजह से उनकी शिक्षाओं को सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, या फिर ठीक इसका उल्टा, उनकी शिक्षाओं का जो आकर्षण है, ध्यान की विधियां, स्वतंत्रता पर उनका जोर, उसमें बहकर जो गंभीर नैतिक और ऐतिहासिक सवाल हैं, उनको अनदेखा कर दिया गया है। और नतीजा नतीजा ये कि एक संतुलित, एक नुकीली तस्वीर उभर नहीं पाती। विश्लेषण जैसे दो सिरों के बीच झूलता रह जाता है। तो आप कह रहे हैं कि विश्लेषण ये तो बताता है कि हाँ भाई, ये मुश्किल है, ये द्वंद्व है, लेकिन इससे आगे बढ़कर इसे सुलझाने की कोई राह या कोई नया नजरिया देने में थोड़ी कमी रह जाती है। हाँ, बिल्कुल। मेरा सुझाव है कि यहाँ विश्लेषण को एक कदम और आगे जाना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि संतुलन बनाना मुश्किल है, काफी नहीं है। हमें ये देखना होगा कि कैसे इन दोनों चीजों को, उनकी शिक्षाओं और उनके विवाद, एक साथ रखकर समझा जा सकता है, बिना किसी एक को पूरी तरह नकारे। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तरीका हो सकता है कि हम ओशो की शिक्षाओं को, जैसे उनकी ध्यान की विधियां हैं या स्वतंत्रता पर उनके विचार हैं, उनको उनके अपने मेरिट पर आके, उनकी तर्कसंगतता क्या है, उनका असर कितना है। जैसे वो डायनामिक मेडिटेशन को ही लें, क्या वो तकनीक अपने आप में असरदार है? उसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार है? इसको हम ओशो के व्यक्तिगत छवि से कुछ हद तक अलग करके देख सकते हैं, है ना? हाँ, देख सकते हैं, और जरूरी भी है। लेकिन बस यहीं रुकना नहीं है। इसके बाद हमें ये भी देखना होगा कि ओशो का जो व्यक्तित्व था, उनका जीवन और उनके संगठन ने जो किया, जैसे रजनीशपुरम की घटनाएं या जो आरोप उनके शिष्यों ने लगाए, वो सब इन शिक्षाओं की समझ या उनकी विश्वसनीयता को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब क्या उनका विवादास्पद होना उनकी विद्रोही शिक्षा का ही एक हिस्सा था, जैसा कुछ लोग मानते हैं, या फिर वो बस उनके नैतिक पतन का सबूत था? हाँ, ये एक अहम सवाल है। यानी शिक्षाओं को पूरी तरह अलग नहीं करना, बल्कि उनके और ओशो के जीवन के बीच का जो रिश्ता है, जो तनाव है, उसे समझना। जैसे ज़ोरबा द बुद्धा की अवधारणा सुनने में बहुत लुभावनी लगती है भाई, वाह, भौतिकता और आध्यात्मिकता का संगम। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल उठता है कि रजनीशपुरम में वो जो रोल्स रॉयस गाड़ियों का काफिला था, वो जो ऐशो आराम था, क्या वो इसी संगम का प्रतीक था, या वो आध्यात्मिकता की आड़ में सिर्फ भौतिकवाद का एक भद्दा प्रदर्शन था जिसने कई लोगों को उनसे दूर कर दिया। ये बहुत जरूरी नुक्ता है, और इसकी तुलना फिर हमें दूसरे आध्यात्मिक आदर्शों से भी करनी पड़ेगी। क्या विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी ऐसा कुछ था? सही बात। अगर नहीं तो फिर ओशो का ये नया मनुष्य कितना मौलिक था और कितना विवादास्पद। विश्लेषण को इन सवालों से टकराना होगा, सिर्फ ये कहकर नहीं रुकना चाहिए कि संतुलन जरूरी है। ठीक है, तो ये हुआ पहला बिंदु। अब दूसरे अहम पहलू पर आते हैं, जो इस सामग्री में उभरता है, ओशो के दर्शन में स्वतंत्रता का केंद्रीय स्थान। पर क्या विश्लेषण इस कॉन्सेप्ट की गहराई और इसके जो अंदरूनी विरोधाभास हैं, उनको ठीक से खंगालता है? यहीं पर मुझे थोड़ी कमी महसूस हुई। ओशो की स्वतंत्रता की बात तो होती है, पर अक्सर उसे बस एक ही रंग में देखा जाता है, जैसे वो कोई सपाट सी चीज हो, जबकि ओशो खुद कई तरह की स्वतंत्रता की बात करते थे। हाँ, जैसे वो कहते थे, किसी चीज से मुक्ति। बिल्कुल, फ्रीडम फ्रॉम, फिर किसी चीज के लिए मुक्ति, मतलब फ्रीडम फॉर, और फिर इन सब से अलग एक सिर्फ स्वतंत्रता या जस्ट फ्रीडम, जो किसी पर निर्भर नहीं। विश्लेषण इन अलग अलग किस्मों को साफ नहीं करता, और ना ही ये बताता है कि ये फर्क क्यों मायने रखते हैं। और अगर हम ये फर्क नहीं समझते, तो उसका क्या असर पड़ता है विश्लेषण पर?
तो हम ओशो के दावों की जो जटिलता है और जो उनमें संभावित विरोधाभास छुपे हो सकते हैं, उनको पकड़ नहीं पाते। मिसाल के तौर पर देखिए, ओशो एक तरफ तो पूंजीवाद और व्यक्तिगत चुनाव की स्वतंत्रता के बड़े हिमायती दिखते हैं, हाँ, ये तो है। सख्त थे। अब ये एक साफ तनाव है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार और एक नियंत्रित समुदाय की हकीकत। इन दोनों के बीच के रिश्ते को विश्लेषण कैसे देखता है, ये साफ नहीं होता। हाँ, ये विरोधाभास अक्सर अनदेखा रह जाता है। लोग या तो सिर्फ उनकी स्वतंत्रता वाली बातों पर फोकस करते हैं या फिर कम्यून के नियंत्रण वाली बातों पर। दोनों को आमने सामने रखकर सवाल कम ही उठाए जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए सुझाव ये है कि ओशो के स्वतंत्रता पर जो अलग-अलग बयान हैं, उनका एक व्यवस्थित विश्लेषण किया जाए। पहले तो ये जो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, फ्रॉम, फॉर, जस्ट फ्रीडम, यहां तक कि पारंपरिक मोक्ष भी, उनको परिभाषित करें, जैसा ओशो ने किया होगा। फिर देखें कि क्या उनके ये दावे आपस में मेल खाते हैं, क्या ये सुसंगत हैं। ये अच्छा लगने वाला नारा है। सही सवाल है, और इसे रजनीशपुरम के अनुभव से जोड़ना बहुत जरूरी है। उनके जो पूंजीवाद और व्यक्तिगत चुनाव वाले विचार थे, उनकी तुलना रजनीशपुरम की अंदरूनी कार्यप्रणाली से करें। क्या वहां सच में वैसी आजादी थी जिसका ओशो उपदेश देते थे? और यौन स्वतंत्रता का मुद्दा भी तो है। हाँ, वो भी अहम है। उसका भी आलोचनात्मक मूल्यांकन जरूरी है। आलोचक कहते हैं कि इसने नैतिक सीमाओं को धुंधला किया और कुछ मामलों में शोषण को भी बढ़ावा दिया। विश्लेषण को इन आलोचनाओं को भी देखना चाहिए, सिर्फ स्वतंत्रता के विचार का जश्न नहीं मनाना चाहिए। क्या ओशो की स्वतंत्रता की जो अवधारणा थी, वो आखिरकार उनके अनुयायियों के अनुभवों से मेल खाती थी या उसमें एक बड़ा फासला था? इस सवाल का जवाब खोजना पड़ेगा। तो मतलब स्वतंत्रता के विचार को सिर्फ मान लेने के बजाय उसकी परतें, उसके विरोधाभास और जमीनी हकीकत की गहराई से जांच करनी होगी। ठीक है। अब तीसरा मुद्दा, ओशो का ये दावा कि उनकी शिक्षाएं एकदम मौलिक हैं, अभूतपूर्व हैं और वो सभी पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विश्लेषण इस दावे को कैसे ले रहा है? यहां भी मुझे लगता है विश्लेषण अक्सर ओशो के इन दावों को, जैसे मैं पहला नया मनुष्य हूं या मैं सारी संरचनाएं तोड़ रहा हूं, बिना किसी खास आलोचनात्मक दूनी के पेश कर देता है। हाँ, मतलब उनके दावे को ही जैसे मान लिया गया हो। और इस चक्कर में वो बात नजरअंदाज हो जाती है कि ओशो पर बुद्ध, ज़ेन, ताओ, तंत्र, सूफीवाद, ऐसी न जाने कितनी परंपराओं से भारी मात्रा में विचार उधार लेने के आरोप लगते रहे हैं। और सिर्फ उधार लेना ही नहीं, बल्कि उन विचारों को बहुत ज्यादा सरल बनाने या कभी-कभी गलत तरीके से पेश करने के भी आरोप हैं, खासकर अगर एकेडमिक नजरिए से देखें। और ओशो खुद भी तो पारंपरिक ज्ञान या एकेडमिक बारीकियों का मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल सही कहा। तो यहां सुझाव ये है कि विश्लेषण ओशो के विचारों को सिर्फ उनके अपने दावों के आधार पर न देखें, बल्कि उन्हें उन बड़ी दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं के संदर्भ में रखें जिनसे उन्होंने या तो प्रेरणा ली या जिनकी उन्होंने आलोचना की। हमें ये पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके विचार कहाँ सच में मौलिक लगते हैं और कहाँ वो पहले से मौजूद विचारों की बस एक नई पैकिंग या थोड़ा बहुत विस्तार हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे ज़ेन बौद्ध धर्म पर ओशो ने बहुत कुछ कहा है, लिखा है, तो विश्लेषण ये कर सकता है कि ओशो की ज़ेन पर जो व्याख्याएं हैं, उनकी तुलना पारंपरिक ज़ेन गुरुओं की शिक्षाओं से या ज़ेन के मूल ग्रंथों से करें। क्या ओशो ने ज़ेन को पश्चिमी लोगों के लिए आसान बनाया, जैसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी गहराई कम कर दी? या उन्होंने सच में ज़ेन के सार को एक नए अनूठे ढंग से पेश किया? या फिर उनकी ध्यान विधियां जैसे डायनेमिक मेडिटेशन, क्या ये पूरी तरह उनकी अपनी ईजाद है या ये योग, तिब्बती ध्यान या गुरजियफ की तकनीकों से प्रेरित है? इसकी मौलिकता का स्तर क्या है, ये देखना होगा। बिल्कुल। और उनका वो नारा कि सभी संस्थानों को ध्वस्त कर दो, इसे उनके अपने आश्रम या कम्यून, जो खुद बहुत बड़े संस्थान बन गए थे, उनके बनाने और चलाने के संदर्भ में रखकर देखना चाहिए। क्या ये खुला विरोधाभास है या इसे समझने का कोई और तरीका है? इसी तरह ओशो का जानबूझकर विरोधाभासी बातें कहना या भड़काऊ बयान देना, क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने का एक तरीका था, एक शिक्षण तकनीक थी, या ये उनकी बातों में अंदरूनी तालमेल की कमी दिखाता है? और जोरबादा बुद्धा का विचार, जिसे वो एकदम नया बताते थे, क्या ये सचमुच भारतीय या दूसरी परंपराओं में जो जीवन को स्वीकार करने वाले नजरिए हैं,
उनसे बिल्कुल अलग हैं, या ये उन्हीं का एक आधुनिक रूप है? विश्लेषण को इन दावों की पड़ताल करनी चाहिए, सिर्फ उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि विश्लेषण ओशो के खुद के घोषित अद्वितीय होने के दावे को चुनौती दे और उसे परखे, न कि उसे जस का तस मान ले। इससे एक ज्यादा संतुलित और विश्वसनीय तस्वीर उभर पाएगी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मुख्य बात ये निकलती है कि ओशो जैसे जटिल, बहुस्तरीय व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं, तो एक बहुत ही बारीक, संतुलित और आलोचनात्मक नजरिए की जरूरत पड़ती है। कोई भी सतही या एकतरफा नजरिया यहाँ काम नहीं करेगा। बिल्कुल। और ये बारीकी हासिल करने के लिए हमने आज 3 मुख्य सुझाव दिए हैं। पहला, ओशो की शिक्षाओं का मूल्यांकन करते समय उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके संगठन के इतिहास को संदर्भ की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें पूरी तरह मिला न दें। उनके बीच के तनाव और रिश्ते को समझने की कोशिश करें। दूसरा, स्वतंत्रता जैसी उनकी जो केंद्रीय अवधारणाएं हैं, उनको महज सतह पर न देखें, बल्कि उनकी अलग-अलग परतों, उनके मतलब और सबसे जरूरी उनके संभावित विरोधाभासों और असल जिंदगी में उनके क्या नतीजे हुए, इसकी गहराई से पड़ताल करें। और तीसरा, ओशो की मौलिकता के जो दावे हैं, उनको वैसे का वैसा स्वीकार न करें। उनके विचारों को व्यापक दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं के बड़े कैनवस पर रखकर देखें, ताकि ये पता चल सके कि क्या सच में नया है, क्या उधार लिया गया है और क्या पहले से मौजूद विचारों का ही एक विस्तार है। उम्मीद है ये सुझाव आपको अपने विश्लेषण को और पैना और संतुलित बनाने में मदद करेंगे। हाँ, और हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि इन बिंदुओं पर जरूर सोचें। अगर आप अपने काम को इन सुझावों की रोशनी में आगे बढ़ाते हैं, तो हमें उसे फिर से देखने और उस पर दोबारा बात करने में यकीनन खुशी होगी।